में से बहुत से लोगों के लिए रफ्तार एक शौक हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाली हूँ उनके लिए रफ्तार एक जुनून है। जी हाँ, ये वो हैं जो भारत के पहले मोटरसाइकिल इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने अफ्रीका में आर्मी और पुलिस को ट्रेनिंग दी है। ये एक नेशनल चैंपियन है, एक कोच है और एक इंस्ट्रक्टर भी है। तो मिलिए रेहान खान से। रेहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए। तो कैसा रहा ये वाला सफर आपका? सफ़र बहुत अच्छा है मैम। देखिए अभी तक जो जर्नी रही है हाँ। मोटर स्पोर्ट्स के अंदर वो बहुत ही शानदार रही है। तो रेहान, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, महंगी महंगी बाइक्स मैंने देखी है आपकी जी। वीडियोस में। हम्म। तो ये जो महंगी महंगी बाइक्स है, इनका शौक घर से लगा आपको? घर में? घर में नहीं, घर में मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी घर में तो। सीरियसली? लेकिन जुनून था कि मोहल्ले में जो साइकिल बच्चों के पास होती थी वही मांग के मैं चलाता था उनसे। लेकिन स्पीड थी, उन कुछ साइकिलें ऐसी होती जिनसे मांगता था और उनको इतनी गंदी तरीके से चलाता था कि वो तोड़ देता था। किसी के रिम टूट जाते थे, लीवर बैंड हो गया, हैंडल हो गया, तो वो मतलब मोहल्ले में था कि यार इसको साइकिल मत दो, ये तोड़ देता है चला के। अच्छा। तो वो स्पीड का जुनून था। अच्छा। बाद में यही जुनून जो है चलते चलते आगे जाके ये मोटरसाइकिल में चेंज हो गया। और उसके बाद फिर 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, फिर वो आज मैं 193 इवेंट चला चुका हूँ इंडिया में। वाह वाह, कमाल और है। जिसमें 115 प्लस पोडियम है। वाह। तो रेहान, ये शुरुआत कैसे हुई? बस मोटरसाइकिल शुरुआत चलाना शुरू? देखिए मैम, शुरुआत में ये हुआ कि मेरा एडमिशन मेरे वाले साहब ने देहरादून में कराया। उन्होंने, हम नजवात के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट अच्छा। बिजनौर। उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा है। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब जो है वो कार इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन? जी। अच्छा। थे, अब नहीं है वो। और वो रहते थे बॉम्बे में। हम्म। फिर वो मुझे अपने साथ पहले एडमिशन कराया उन्होंने, मैं नहीं पढ़ा वहाँ पे। बाद में वो आए, उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल टेक्नीशियन बनना चाहता हूँ, अच्छा। मोटरसाइकिल ही चलाऊंगा मैं। हम्म। वो मुझे अपने साथ बॉम्बे ले गए। वहाँ जाके एक ऑथोराइज डीलर था यामाहा का, वहाँ पे उन्होंने मुझे एज ए टेक्नीशियन हेल्पर में रख दिया वहाँ पे। हाँ। ये जुनून वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर एक दौर आया कि एक इंटरनेशनल मोटोक्रॉस होती थी पूना में। तो जब मैं वहाँ फर्स्ट टाइम वो देखने गया, हमारी पूरी टीम जो वर्कशॉप की पूरी टीम को हमारे जो ओनर थे वो भेजते थे। अच्छा। देखने के लिए। पहली बार जब मैंने पूना में जाके देखा कि एक बाइक के ऊपर से दूसरी बाइक जंप मार रही है बाहर के इंटरनेशनल राइडर हाईवे, तभी मैंने सोच लिया था कि यही बस मुझे करना है जो ये दिख रहा है वो। अच्छा, हमें तो जितना पता है रोड पे बाइक्स भागती हैं जी। तो ये रेसिंग होती है, लेकिन जब आपके बारे में मैंने सुना तो मुझे पता चला कि ऑफ रोड रेसिंग भी कोई रेस होती है। हाँ तो देखिए, क्या फर्क है दोनों में, ऑफ रोड में और ऑन रोड वाली? बिल्कुल रेसिंग की कैटेगरी बहुत सारी है। एक तो होता है कि ट्रैफिक के जो बीच में हमने जो अभी तक देखा है इंडिया में, वो रेसिंग नहीं है जो बच्चे रोड पे भगाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम सब चीज़ तोड़ के रेस कर रहे हैं। ट्रैफिक ठीक है। रूल्स को तोड़ रहे हैं, रेड लाइट तोड़ रहे हैं। ठीक है, पुलिस पीछे आ रही है, वो रेसिंग नहीं है। रेसिंग है प्रॉपर आपने पूरा राइडिंग किट पहना है। उससे पहले आपने किसी एकेडमी में जाके बाइक की एबीसीडी सीखी है। दो तरह की रेसिंग होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं सर्किट, जो कि पक्के रोड पे होती है। एक होती है ऑफ रोड रेसिंग, जो कच्चे में होती है। अच्छा रेहान, भारत के अंदर रेसिंग के क्या हालात हैं? रेसिंग के देखिए, अगर हम बात करें टैलेंट की, तो इंडिया में टैलेंट बहुत है। राइडर बहुत सारे हैं और बहुत अच्छी चलाने वाले हैं। लेकिन हमारे इंडिया में उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। इवेंट होते हैं, कोई फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल तक भी गए लोग, लेकिन उसमें लाइफ नहीं बना सकते आप अपनी। जैसे क्रिकेट के अंदर देखा है कि एक ही बार उसने आईपीएल खेला और रातों रात में वो स्टार बन जाता है। सही बात। यहाँ पे 10 साल 20 साल राइडर करता रहता है, वो 10 बार टूटता है। ठीक है, ठीक कराता है अपने आप को। उसके बाद अपने घर से इतना पैसा लगाता है, लेकिन फ्यूचर नहीं बन सकता इसमें इंडिया के अंदर। करियर नहीं है यहाँ? करियर बिल्कुल नहीं है। बाहर है? बाहर है, इंटरनेशनल लेवल में बहुत है। वहां तो जैसे ही छोटा बच्चा होता है, अगर 8-10 साल का है वो और 12-13 साल में कुछ अच्छा 1-2 इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो उसको वहां पे बाहर इतने स्पॉन्सर हैं कि वो लाइफ बन जाती है बंदे की। यहाँ पे आपने इतना कुछ किया, रेसिंग में इतना आपने नाम कमाया जी। तो कोई सरकारी सुविधा, कोई सरकार की तरफ से कोई सम्मान आपको मिला? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है इसमें। कुछ छोटे मोटे स्पॉन्सर हैं जो टायर कंपनी कभी टायर देती है, कोई हेलमेट कंपनी हेलमेट देती है, ऑयल की कंपनी कुछ ऑयल दे देती है आपको। बट उस पर ऐसा नहीं है कि आप स्पॉन्सर पर डिपेंड होके नहीं कर सकते आप। तो आपको कभी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली? आप नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। स्पॉन्सर मिले, बट मैंने जो बताया कि स्पॉन्सरशिप के अंदर आपको ऑयल मिल जाएगा, कभी कोई कंपनी टायर दे देती है, 5-6 टायर दे देती है यूज करने के लिए, उससे कुछ नहीं होता है।
बस ये मिलता है। बस जो मेन जो जैसे बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं हमारे इंडिया में, रैली ऑफ हिमालय है, रेड द हिमालय है, डेजर्ट स्टॉर्म है, इंडियन बहा है, हम्म। और आपका डेजर्ट स्टॉर्म है। अच्छा। वो 4-4 5-5 दिन की रैली होती है। हम्म। तो उसमें एक एक रैली के अंदर जो है वो 80 से 1 लाख रुपए खर्चा होता है, इंडियन बाइक अगर हम चला रहे हैं, एक सिंगल आदमी का, सिंगल आदमी का, एक एक रेसर एक का। राइडर का, एक रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ। अब वो अगर जाके पहले ही दिन अगर आउट हो जाता है तो 1 लाख रुपए गए। ओ। तो बहुत महंगा गेम है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। दूसरा, जितने जो स्पॉन्सर है, जैसे मान लो बड़े स्पॉन्सर हैं, वो क्रिकेट में जितने दिखाई देते हैं कि सचिन तेंदुलकर एमआरएफ का बैट लेके खड़ा है, वही एमआरएफ मोटर स्पोर्ट्स के अंदर उतना नहीं करती जितना वो पैसा क्रिकेट में डालते हैं, क्योंकि क्रिकेट टीवी पे दिखता है, मोटर स्पोर्ट्स की कवरेज बहुत कम है। जिस एरिया में हो रहा होता है ये गेम, वहां पे मीडिया, मतलब प्रिंट मीडिया 2-4 आ जाते हैं, और वो छोटे मोटे पेपर के अंदर छोटा सा कॉलम कहीं आ जाता है। आईपीएल की तरह नहीं है कि हर एक क्रिकेटर की पूरी डिटेल बता रहे हो कि ये कहाँ से है, उसका दिखा रहे हैं, उसके एरिया में जाके उसके मोहल्ले वालों से इंटरव्यू ले रहे हैं। वैसा नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ से हमारे इंडिया से इंटरनेशनल लेवल पे F1 के अंदर नरेन कार्तिक गए। कितने लोगों को पता है नरेन कार्तिक कौन है? या इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट रैली होती है डकार, उसमें सीए संतोष गए यहाँ से। कितने लोगों को पता है कि सीए संतोष है? बट आईपीएल के बारे में आप पूछोगे तो आप नाम मिल जाएंगे आपको कि हाँ वो खेल रहा है, उसको हम जानते हैं, उसका घर यहाँ पे, वो वहाँ रहता है, वो ऐसे खेला। एक बाइकर हैं आप, तो आपके हिसाब से एक रेसर के लिए, राइडर के लिए कितना मुश्किल है सरवाइव करना? यहाँ बहुत पर मुश्किल है सरवाइव करना। एज ए रेसर आप सिर्फ रेसिंग करके अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। तो उसके लिए ये है कि आपको कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा, आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि आप रेसिंग करके वहां से पैसा कमा के फिर रेस कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल है इंडिया में। किस तरह का भेदभाव आपने देखा? बहुत सारी चीजें हैं। हम यहाँ पे देखेंगे रिलीजन वाइज बहुत सारे भेदभाव मिलते हैं हमारे को देखने में, और स्टेट वाइज बहुत भेदभाव है कि कौन से स्टेट से आए, दूसरे स्टेट से आए। मतलब लोग एज ए इंडियन आपको नहीं देखते हैं। अगर वो स्टेट दूसरे स्टेट से है, उत्तर प्रदेश का है, तो अच्छा था यूपी का है ये, महाराष्ट्र में हम जाते हैं जो यूपी का भैया है ये। तो ये चीजें बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, आपका नाम है रेहान खान है तो वो कहीं वो थोड़ा सा तासुब वाला दूसरा एंगल पे आता है। उस तरह के सब नहीं है, लेकिन कुछ लोग मिल जाते हैं जहां से हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे को ये एज ए मुस्लिम है तो इसलिए टोन कर रहा है। मतलब हर तरह के भेदभाव देखते, हर तरह का भेदभाव आपको रिलीजन वाइज मिलेगा, आपको स्टेट वाइज मिलेगा देखने के लिए। और वो उसके साथ ही है कि ये सब चीजें इंडिया का पार्ट है, फेस करना पड़ता है। तो आपने किस तरह की दिक्कतों का सामना किया एक राइडर के तौर पर? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मैम, के यहाँ से बाइक लेके जाना ट्रांसपोर्ट करके, आप अगर जा रहे हो साउथ में, ज्यादातर जितनी भी हमारे कंपटीशन होते हैं ऑफ रोड के, साउथ में ज्यादा हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में होते हैं, कर्नाटका में हैं, मतलब कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में होते हैं। तो यहाँ से बाइक को वहाँ ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना अपने आप में, और अगर आप 2 कैटेगरी चला रहे हो अलग अलग, तो 2 बाइकें लेके जानी होंगी आपको। 3 कैटेगरी में चलाओगे तो 3 बाइक ले जानी है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना वो स्टेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। अभी तो ये थोड़ा सा प्राइवेट कोरियर वगैरह आ गए हैं जो बाइक्स अब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वही महंगा होता है हमारे बहुत ट्रांसपोर्ट ना? बहुत महंगा है, अभी बहुत महंगा। अभी भी 8-10 हज़ार रुपए से लेके 15 हज़ार रुपए तक एक बाइक का ट्रांसपोर्ट लगेगा यहाँ से, अगर आपने अच्छे से पैक करके बाइक को और साउथ किसी भी स्टेट में भेजना है तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो बाइक रेसिंग जो है वो नवाबी शौक जैसा है, बहुत बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मतलब वो मुझे बहुत लोगों ने, जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा था, मेरे दोस्तों ने, कि भाई ये जो है बहुत एक्सपेंसिव गेम है, करोड़पति लोगों का गेम है, आप कहाँ इसमें जा रहे हो? आप तो मतलब छोटा सा एक टेक्नीशियन, मतलब मैकेनिक जो 300-400 रुपए कमाता था, और वो इतना महंगा शौक कैसे करोगे आप? लेकिन बस यही था कि मुझे पता था कि भाई मेरा कोई चीज़ मेरी दूसरे किसी भी उसमें मेरा इंटरेस्ट था नहीं। स्पीड थी, मोटरसाइकिल चलाना है, तो वही सीखते सीखते आहिस्ता आहिस्ता, और बाद में। तो रेहान एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, है ना? एक बहुत ही बढ़िया सी चीज आपको खिलाती हूँ। ये ओमानी बर्फी है, फिट मॉन्क की तरफ से। और आप इसे खा सकते हैं, वैसे इसमें कोई शुगर नहीं है। अच्छा। और मैं तो इसीलिए इसको ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। आप भी लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू मैम। कैसी लगी आपको? अच्छी है? अच्छी। और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए गिफ्ट स्पॉन्सर है, आपके लिए भी गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाइस। हमने ब्रेक लिया, कुछ खाया पिया, तो मुझे ये बताएं कि जो बाइकर्स हैं वो भी कुछ खास खाते हैं, कोई डाइट होती है उनकी? बिल्कुल, हर एथलीट को अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ।
जितने भी प्रोडक्ट इंडिया में मिल रहे हैं हम्म। वो अवॉइड करने चाहिए। सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है आपने, ज़्यादा तेल नहीं खाना है, ठीक है। कभी कभी खा लिया चल जाता है। और बहुत सारा जो शादियों में जाके जो भर भर के खाते हैं ना, कि पहले खाना खा लिया, उसके बाद 2 रसगुल्ले खा लिए, फिर 2 गुलाब जामुन खाए, फिर 2, तो वो मतलब एक होता है कि आदमी पूरे दिन के अंदर 2 से 2,500 कैलोरीज अर्न करता है, हम्म। ठीक है। मतलब होनी चाहिए एक मेल उसके लिए, और फीमेल के लिए थोड़ा और कम। हम्म। लेकिन क्या करते हैं हम शादी में जाके कि वो पूरे दिन की डाइट या 6 दिन का खाना हम एक ही बार में खा लेते हैं। इतनी कैलोरीज हम अर्न कर लेते हैं एक शादी में रात को खाना खाने में, चाहे वो सुबह को उनका पेट खराब हो जाए और बाद में वो माइनस में चले। और लोग कहते हैं कि एक दिन से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता बहुत है। फर्क पड़ता है। अगर आप एक दिन में जाके इतना ज़्यादा खा लेंगे तो फिर आपको 2 दिन और, या तो ये है कि आप बैलेंस करना आता हो आपको, कि आज आपने बहुत ज़्यादा खाया, आपको पता है कि मैंने आज 5,000 कैलोरीज एक खाने में खा ली है, तो दूसरे दिन आप उसको थोड़ा एक मील को स्किप कर सकें, फिर आपको दूसरे शाम को खाना खाएं। तो वो कोई करता नहीं है। वो आज खाया, फिर सुबह को फिर अच्छा सा नाश्ता करेगा, पराठे भर के खाएगा, फिर दोपहर में खाएगा, फिर शाम में खाएगा। सही बात है। तो आपको चोटें वगैरह भी लगती होंगी, मैंने आपके हाथ में देखा, मुझे पता जी भी चला। हाँ, तो देखो किस तरह की चोट, कैमरा में दिखाइए ये हमारे। देखो, ये 5 बार टूटा है मेरा हाथ लेफ्ट, और एक बार जो है लेफ्ट का ACL जो है वो ऑपरेट कराया है। हम्म। और देखिए, ये जो गेम है ये एडवेंचर है, हम्म। चोट लगती रहती है, लेकिन आप उस चोट से कितनी जल्दी रिकवर करते हैं, और जो ये किस्मत है आपकी कि आपको डॉक्टर कौन मिलता है। अगर डॉक्टर समझता है कि ये एथलीट है, स्पोर्ट्स वाला है, इसको बहुत जल्दी रिकवर करना है, तो वो अगर मैच हो जाता है तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। नहीं तो चोट के बाद मैंने बहुत सारे राइडर को देखा है कि उनका डॉक्टर अगर अच्छा नहीं है तो वो फास्ट रिकवरी नहीं होती उनकी, या वो मेंटली इतना खुद स्ट्रांग नहीं है कि वो रिकवरी फास्ट कर सके। तो इसमें मैं अपने जो डॉक्टर हैं मैक्स के डॉक्टर मन्नू भाटिया, उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और 15 दिन बाद मैं बाइक पे बैठा होता हूँ। मतलब मुझे एडमिट करते हैं, मतलब क्या है, आप बहुत बार एडमिट हो चुके मतलब हैं? मैं 5 बार तो ये देखो, इसको 5 बार तो यही ऑपरेट हो चुका है, फिर ACL का एक बार ये कराया मैंने, तो 3 दिन 4 दिन तो एडमिट रहना ही पड़ता है। कुछ फर्क नहीं पड़ा आपकी परफॉर्मेंस में इतनी चोटें खाने के बाद? नहीं, बल्कि मुझे लगा चोट लगने के बाद मैं और फास्ट हुआ हूँ। भाई हमें थोड़ी सी चोट लग जाए हाँ, तो। ये होता है हर एथलीट के साथ होता है, या तो वो स्लो हो जाएगा या वो फास्ट होगा, अच्छा। या तो वो चोट लगने का अपना सोचना, उसका प्रेशर लेना बंद कर देगा, हम्म। या फिर वो ऐसा प्रेशर लेगा कि उसको डर बैठ जाएगा, वो एक स्पीड पे जाके लॉक हो जाएगा कि मैं अगर 100 प्लस ऑफ रोड पे जा रहा हूँ तो वो 100 प्लस के अंदर माइनस में रहेगा, वो 80-90 पे रहेगा अगर वो डर गया तो। मेरे साथ उल्टा हुआ है, मेरे साथ जब भी चोट लगी मैं 5 बार ये टूट गया है, और पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे खुद पता नहीं कितने स्टेजेस हैं। ये देखो यहाँ पे भी निशान है वाला। उफ, इतनी चोटें लगी हैं बहुत आपको? चोट लगी, बहुत चोट लगी। अच्छा रेहान, एक सवाल है जी। वैसे, अगर आप मुझसे पूछते तो मैं जवाब नहीं देती, लेकिन आपसे पूछ रही हूँ, ये बहुत ही खराब सा सवाल है जी। क्या अगर आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, इस तरह के खेल वगैरह में रहते हैं, तो इससे उम्र पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं ऑन कैमरा आपकी उम्र कितनी बिल्कुल है? बिल्कुल, मैं इस टाइम 50 प्लस का हो गया हूँ। माय गॉड मुझे तो आप 40 के लग रहे हैं सर। 50 प्लस जी। तो 50 के बाद तो यहाँ पे बुजुर्ग जैसा कुछ नहीं, मैं देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इवेंट में, और अभी सितंबर में वापस से रैली ऑफ हिमालय हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। पिछले 2 साल में मैं सेकंड फिनिश किया मैंने उसमें, और इस साल ही अभी मार्च में मैंने जो सजोबा रैली होती है चंडीगढ़ पंजाब में, हाँ। उसमें मैं सेकंड फिनिश किया, और पिछले 2 साल से मैं चैंपियन था उसमें। कमाल है, बहुत जबरदस्त। और छोटे बच्चों के साथ चला रहा हूँ मैं, मतलब मैं 50 हूँ तो वो अंकल ही हूँ, न्यू जनरेशन एकदम 20-21-22 साल के 18 साल के लड़कों के साथ चला रहा हूँ, तो उनको खुद लगता है कि यार अंकल कुछ तो सामने से हट जाओ, हमें तो आने दो आगे। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आपने मुझे आगे जो है हराना है, हाँ। तो वो तैयारी करो, वो अपने अंदर स्टेमिना बनाओ, वो मेंटली स्ट्रेंथ लेके आओ ताकि आप मुझे हरा सको आगे। तो ये जो आपने 2-3 बार शब्द इस्तेमाल किया कि मेंटली आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, यहाँ से आपको स्ट्रांग होना चाहिए जी। तो अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखते हैं आप? चोटें लगती हैं आपको, या आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसे में अपने आप को कैसे सही रखते हैं आप? देखिए, इसमें ये होता है कि फाइनेंस एक तो होता है कि जब आपकी बाइक में मान लो अगर कोई चीज़ पार्ट
ज़रूरत है उसके अंदर, आपको पता है कि ये रेस के लिए ज़रूरी है। हम्म और कई बार आएगा कि आपने नहीं डाला वो, बट वो आपको सिर्फ आपको पता है। तो हम्म यहाँ पे मेंटली स्ट्रेंथ का आपका है कि आपको पता है कि आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, हो हम्म सकता है रेस में ये धोखा दे जाए, हाँ लेकिन वहां पे अपने माइंड से आप कहते हो कि नहीं, मैं इसके बाद भी चला के और फिर विन करूंगा। अच्छा तो ये जो चीजें हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। हम्म आप बीच में कई बार होता है कि रेस में आप गिर गए, हम्म, ठीक है, कुछ लीवर टूट गया, गियर लीवर टूट गया, और उस टाइम आप उठे। मेरे पास थोड़े टूल वूल होते हैं और मैं टेक्नीशियन हूं, तो मुझे फट से बाइक के चीजें समझ में आती है कि वो क्या कह रही है बाइक, उसको ट्यून करना वहीं पे रुक के। वो टाइम तो वेस्ट हो रहा है क्योंकि कंपटीशन चल रहा है, हम्म लीवर बैंड हो गया या टूट गया, वहीं चेंज किया आपने, वो होता है मेंटली स्ट्रेंथ। आप हम्म, गिव अप नहीं करोगे वहां पे। राइट कुछ भी टूट गया है, लीवर एक्स्ट्रा में, सब चीजें, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मुझे पता है क्या टूटता है और क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, टूल रहते हैं, मैं वहीं फट से रिपेयर करता हूं। तो वो होता है कि वहां पे आप नर्वस नहीं होना आपने बिल्कुल भी। हम्म वो जो चीजें हैं वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आती जाएंगी, वही मेंटली स्ट्रेंथ बन जाती है। हम्म। तो ये चीजें तो इंसान को वैसे भी मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी पे रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू करनी चाहिए कि बिल्कुल परेशानी आए तो यहाँ से शांत रहें, बिल्कुल बिल्कुल, मजबूत आदमी रहें। को, बल्कि जो भी चीजें हो रही हैं आदमी के साथ, अलग अलग, जो हम्म भी जिस फील्ड में है, हम्म मान लो कोई जॉब जॉब के लिए परेशान है, तो फाइट तो करनी चाहिए, उसमें गिव अप नहीं करना चाहिए। उसमें सब चीज़ें हैं कि अब जैसे बच्चे बीच में, अभी ये नीट का प्रॉब्लम आई है, देखो बेचारों हम्म बच्चों ने मेहनत की, तो हम्म वो बच्चे कैसे गिव अप करके और वो सुसाइड एक कर रहे सुसाइड हैं। कर लिया है, तो ये बहुत गंदा लगता है सुनने में। हाँ। और अफसोस भी होता है कि भाई बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। रेहान, आप एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, जी है ना? और मैकेनिक रहे हैं, जी उसके बाद एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा आपकी नहीं रही। जी। तो इस तरह के हालात में घर वालों का क्या सपोर्ट रहा? फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? फैमिली का शुरू में तो घर वालों को, जब मैंने 2 3 4 रेस स्टार्ट की हैं, तब तो उनको मैंने बताया कि सिर्फ रेस में जा रहा हूँ। हुँ, बट जब उन्होंने फोटो देखे कि रेस में हवा में जा रही है बाइक, ये कीचड़ में चला रहा है, तो उनको लगा कि भाई ये तो बहुत रिस्की है। हुँ। फिर उसके बाद कई इंजरीज हुई मेरे। अच्छा। इंजरी के बाद के फिर उन्होंने बोला कि भाई अभी तो तुम बच्चे हो, कल को शादी होगी, तुम कुछ मेजर अगर कर लोगे तो कैसे शादी हाँ, होगी। चोटें लग तो बहुत सारी जाएँगी। चीजें आई मेरे सामने। हुँ। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मुझे देखा किसी टीवी पे आ रहा है या हुँ। किसी पेपर में उसका नाम आ रहा है, तब उनको लगा कि अच्छा, फिर लोग आगे बोलते थे, अरे आज आपका बेटा जो है पेपर में उसका नाम आया है और बड़ा, तब उनको लगा कि हाँ, बच्चा जो है हमारा कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये हुँ, किसी एकदम अलग लाइन है, क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचर है। हुँ, बाइक इतनी महंगी लेके और उसको रेस के लिए तैयार करके बाइक को चलाना, वो हुँ। पैसे, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसके साथ जब उन्होंने देखा कि हाँ, तब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब ये कर रहा है तो करने दो उसको। अच्छा रेहान, आपकी जो कहानी है ना, जी वो नौशाद साहब का नाम सुना है आपने? संगीतकार जी नौशाद। जी जी, नौशाद। उनसे बहुत मिलती है। अच्छा। हाँ, नौशाद साहब की फैमिली को नहीं पता था कि वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हम्म क्योंकि उनकी फैमिली में अलाउड नहीं था म्यूजिक। हम्म, तो नौशाद साहब छुप के म्यूजिक तैयार करते थे। अच्छा। तो एक शादी में उन्हीं का गाना बज रहा था, इनफैक्ट उनकी शादी में उन्हीं का गाना बज रहा था, कंपोज किया अच्छा। और लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब उनकी फैमिली को पता चला कि हमारा बेटा इतना फेमस है और इतना बड़ा संगीतकार बन चुका है, तब जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया उनको। तो होता है भाई, काबिलियत को सलाम है। बिल्कुल सही बात है। जी। अच्छा रेहान, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो लड़के तो चलिए ठीक है, सपोर्ट मिल जाता है घर वालों का। रेसिंग में लड़कियों का भी कोई फ्यूचर है? देखिए, लड़कियों का जो अब जो टाइम आया, ये पिछले 4 5 साल से, तो हुँ। लड़कियों को एक्सपोजर जल्दी मिल जाता है। अच्छा। क्योंकि होता ये है कि लड़कियां अगर एंट्री कर रही है रेसिंग के अंदर, बहुत हुँ। सारी लड़कियां, जैसे अभी बहुत सारी लड़कियां जिनको मैंने ट्रेन किया है और बहुत अच्छा नेशनल लेवल पे अच्छा चला रही हैं वो, हुँ। तो क्या होता है कि 20 लड़कों के बीच में और एक लड़की अगर खड़ी है, तो सबसे पहले लोग उसकी तरफ जाएंगे, अच्छा आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। फिर वो चला के और अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हाँ। उनको स्पॉन्सरशिप जल्दी मिल जाती है। वो हर चैनल वाला उनकी बाइट लेना चाहता है, हाँ। क्योंकि 20 लड़कों के बीच में अगर 1 2 लड़कियां खड़ी हैं, तो वो ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है बनिस्बत लड़कों के। वैसे लड़कियों का पार्टिसिपेशन कितना है लड़कों के मुकाबले? अभी बहुत कम है अभी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आ रही हैं लड़कियाँ। अच्छा। अब जैसे एडीवी राइडर्स हैं, जो टूरिंग कर रही हैं आजकल लड़कियाँ, लोग हाँ। घूम रहे हैं बाइक्स लेके, हुँ। उनकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तादाद ज़्यादा हो गई है उनकी। लड़कियों की? और अब वो, जैसे मैं अकेडमी रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, आ रही हैं लड़कियाँ सीखने के लिए अच्छा। कि कैसे कीचड़ में बाइक चलानी है, अपहिल पे कैसे चलानी है, अपहिल पे इमरजेंसी स्टॉप अगर करना पड़ा तो हमें कैसे कंट्रोल करना है, तो वो टेक्निक हुँ। होती है। हुँ। एडीवी राइडर्स के लिए वो ज़रूरी है कि अगर कोई पहाड़ों पे जा रहा है, तो कैसे बाइक को कंट्रोल करना है, चलाना है बिना गिरे, आप हुँ। अपनी राइड को कंप्लीट करके आ जाएँ।
तो वो उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है, लड़कियां अब काफ़ी आने लगी हैं काफी आने लगी अकेडमी हैं। में। जी तो इंडिया में आपने बताया लड़कियां ज्यादा आने लगी हैं। जी रेसिंग में लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है वो विदेशों में कितना रहा है? विदेशों में जितने सा- काफ़ी है, विदेशों जितने में सालों का आपको एक्सपीरियंस रहा है उसके विदेशों हिसाब में से। जैसे अब इंडिया में क्या हुआ कि अब एक लड़कियों के लिए अलग क्लास बना दी है। पहले क्या था कि उनके लिए क्लास नहीं थी, हम्म। लेकिन अब ज्यादा लड़कियां हो गई तो उनके लिए अलग से एक क्लास बन गई ताकि सिर्फ लड़कियां लड़कियां पार्टिसिपेट करें आपस में। अच्छा अच्छा, पहले तो लड़कियां मिक्स होके पहले करती थी? लड़कों के साथ चलाती थी वो। अच्छा, हाँ लड़के लड़की सब मिलके चलाते बिल्कुल, थे। एक ही क्लास होती थी। जो अगर एक एक क्लास है, मान लीजिए क्लास है 250 सीसी कैटेगरी की या 350 सीसी कैटेगरी, हाँ। तो उसके अंदर लड़की खुद पार्टिसिपेट करती थी लड़कों के साथ। अच्छा। अब वो जो भी फिनिश करे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जहां भी फिनिश करती वो। और अब इनकी क्लास हो गई लड़कियों की, तो लड़कियों का कंपटीशन आपस में होता है इनका। उसमें ये लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी रहता है। बढ़िया। ये 250 350 सीसी क्या है? ये जो सीसी की कैटेगरी होती है वो होती है क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से कि बाइक ये स्पीड से जुड़ा होता है? स्पीड नहीं है, इंजन से जुड़ा होता है। इंजन। जो सीसी होती है वो इंजन की होती है। अच्छा। तो अगर मान लीजिए 165 सीसी की बाइक है, हाँ। तो वो जो कैटेगरी के अंदर है सिर्फ 165 सीसी की बाइक चलेंगी। ओके। उसके बाद हो गया 166 सीसी से लेके 250 सीसी तक, अच्छा। वो दूसरी कैटेगरी होगी। फिर ऐसे ही 250 अप टू 350 सीसी होगी। मुश्किल कौन सी होती है? मुश्किल नहीं होती, बस सीसी इंजन वाइज थोड़ा सा पावर बढ़ती जाती है। अच्छा, इसका मुश्किल और हल्केपन से कुछ पावर ज्यादा आती है, स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा सीसी होगी, ज्यादा पावर होगी। तो वो कैटेगरी इसलिए चेंज होती जाती है। 165 है तो थोड़ी कम पावर है, 250 है थोड़ी ज्यादा पावर है, 350 सीसी तो और ज्यादा पावर है। अच्छा, तो हाँ। ऑफ रोड और ऑन रोड वालियों में भी ये सब कैटेगरी सब में होती है ये। सब में कैटेगरी जी होती है? ऑफ रोड वाली बाइक हो, चाहे वो सर्किट रेस हो रही हो, रोड रेसिंग, हम्म। या फिर ऑफ रोड की बाइक्स हैं, उस जो कैटेगरी है वो ऑफ रोड के अंदर भी 3-4 कैटेगरी होती है। एक होता है क्रॉस कंट्री रैली, जो नेचुरल रिवर वगैरह के अंदर से जाती हैं। हाँ। ठीक है, आपको पहाड़ आएंगे, बीच में रिवर्स आएगी, ठीक है, और पत्थर आएंगे, कीचड़ आएगा। और एक होती है जो स्टेडियम के अंदर होती है, मतलब एक एरिना के अंदर, अच्छा। वो होती है सुपर क्रॉस, वो होती है मोटो क्रॉस। सुपर क्रॉस और मोटो क्रॉस, अच्छा, ये कैटेगरी है ऑफ रोड रेसिंग की। ओके। एक चीज और मुझे जाननी थी, जी। मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि कौन कौन सी लड़कियां हैं हमारे देश में भी जो आपने नोटिस की हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं? अच्छा है, काफी काफी लड़कियां हैं। जैसे एक मोक्ष लड़की है, अच्छा। ठीक है, उसको मैंने ट्रेन किया था, लेवल 1 की ट्रेनिंग मैंने दी थी। अच्छा। और आज वो एक मोटर स्पोर्ट्स टीम हीरो की है, उसमें वो एज ए फीमेल राइडर लीड कर रही है अभी भी। और अब बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा चला रही है। उसके बाद है एक लड़की है ऐश्वर्या पेसे, जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा कर रही है। वो इंटरनेशनल में बाहा कप जो है वर्ल्ड कप जीत चुकी है वो। तो लड़कियां आ रही हैं इंडिया के अंदर, और अच्छा लगता है देख के कि भाई लड़कियां कम से कम इस फील्ड में भी आ रही हैं लड़कियां। मुझे सिर्फ स्कूटी चलानी आती है, तो मेरे जैसे इंसान अगर रेसिंग में जाना चाहे आप कर तो सकते हो, आगे क्या कर प्रैक्टिस सकते हैं? आके प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत आके हमारे पास आके आप पहले ट्रैक पे आके देखोगे हम लोग ये लड़कियां कैसे प्रैक्टिस करती हैं आके। ठीक है। थोड़ा समझो, समझने के बाद क्या होगा, आप 2-3 प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे नहीं करना, क्योंकि आपका एफर्ट लगेगा। आप ये फिजिकल डिमांडिंग गेम है, तो फिजिकली बहुत फिट चाहिए। फिजिकल के बाद आता है फिर मेंटली, कि आप एक बार किया, 2 बार किया, लेकिन आपका माइंड बोलता है कि नहीं अब मुझे करने हैं ये। तो वो जिद्दी आदमी चाहिए करने के लिए। 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, उठा फिर चलाएगा। तो वैसे ही लोग इसके अंदर आते हैं, क्योंकि गिरते हैं, कभी चोट भी लग जाती है, रिकवर हो गए फिर वापस आते हैं। तो जिद्दी लोग चाहिए, जो मतलब कहते हैं कि नहीं भाई दुनिया देख रही है, लोग बोल रहे जुनूनी हैं। चाहिए, जुनूनी, जिनमें जुनून हो। जुनून हो, जाहिर सी बात। कुछ अलग करने का, जाहिर सी और बात एकदम है। अलग है ये। बिल्कुल अलग इंडिया है। में अगर किसी को बोलते हैं कि ऑफ रोड रेसिंग है, तो वो लिखते हैं हाँ टीवी पे देखा है कहीं, ऐसे ज्यादा एक्सपोज है नहीं इसमें। हाँ, फिल्मों हाँ। में नहीं है, 2-4 फिल्मों के अंदर कोई ऑफ रोड कॉम्पिटिशन दिखाया है। बहुत से एक्टर्स हैं उनको हाँ। सुपर बाइक्स का बड़ा शौक बहुत है। बहुत सारे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को भी सुपर महेंद्र बाइक्स महेंद्र का सिंह बहुत धोनी है, शौक है। सलमान खान को बहुत शौकीन है। हाँ। रणविजय है, वो बहुत शौकीन है। बहुत शौकीन हाँ, है, वो हाँ। हमारे साथ गया भी है 2 राइड पे हमारे रोडीज साथ। वाले। रोडीज वाले, हाँ। रोडीज वाले। हमारे साथ 2 इवेंट में रहे हैं वो, तो 15-15, 10-10, 12 दिन हमारे साथ में रहे हम लोग। किस सेलिब्रिटी से आप इम्प्रेस हुए हैं कि वो बहुत अच्छा करते हैं बाइक रेसिंग? बाइक रेसिंग में मैं देखो जितने लोगों से मैं जॉन अब्राहम से मिला हूँ मैं। अच्छा, वो तो उनका वो तो नाम तो है इस बाइकिंग चीज़ के में। अंदर बहुत मतलब पैशनेट है बाइक्स के लिए, बहुत सारी बाइक की कलेक्शन है उनके पास। उसके हम्म। बाद ये रणविजय है, हाँ हाँ हाँ। ये बहुत मतलब जब ये कुछ भी नहीं था, मतलब
सेलिब्रिटी नहीं था, मतलब ये इसमें नहीं आया था इवेंट्स वगैरह में। हम्म, उसके पहले ये जावा यजदी पे अपने चंडीगढ़ में घूमते थे वो, तो उन्होंने बताया मुझे वही बड़े पैशनेट हैं और अच्छी चलाते हैं वो, ऐसा नहीं। हम लोगों ने पूरा नेपाल मनांग मनांग उनके साथ किया है अपर शानदार। मुस्टैंग, बहुत अच्छी चलाते हैं वो ऑफ रोड में। आपको कितने साल हो गए रेसिंग में? रेसिंग में मुझे अगर देखा जाए तो 30-30+ ईयर हो गए, 30 साल हो गए 30 हैं? साल से ज़्यादा हो गए हैं। कम से कम 2 नस्ल जवान हो गई होंगी आपके जी जी टाइम जी में। बिल्कुल। तो क्या फ़र्क देखने को मिला है आपके टाइम में? आप तो अभी भी हैं, खैर ये पूरा ही टाइम चल रहा है जी जी आपका। जी 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 जी। तो क्या फ़र्क देखने को फर्क मिला बहुत है? है, मार्केट बहुत हाँ, तेजी से चेंज हुई है अब। जनरेशन में बताइए क्या फ़र्क है? बाइक्स अब क्या हो गया है कि पहले क्या था, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास ना राइडिंग किट नहीं थी। हुँ, राइडिंग के एक स्पेशल ग्लव्स होते हैं, इंडिया में वो नहीं थे। ओह! स्पेशल टायर होते हैं, वो नहीं थे। बाइक के सस्पेंशन शॉकर होते हैं, वो स्पेशल होते हैं। अब बहुत सारी बाइक्स हैं जो मैन्युफैक्चर हैं, उन्होंने एडीवी बाइक्स बना दी हैं, उनको मॉडिफाइड करके अब हम कंपटीशन में चला रहे हैं। अच्छा। पहले ये नहीं था बिल्कुल भी। पहले आपके पास हेलमेट, ऑफ रोड के हेलमेट इंडिया में नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, राइडिंग किट नहीं थी, जर्सीज और पैंट इसके स्पेशल अलग होती है ऑफ रोड के लिए, अच्छा। थोड़ा कंफर्ट जोन ज्यादा ज्यादा होता है हुँ, उसमें। हुँ, हुँ। चेस्ट प्रोटेक्टर होता है जो चेस्ट और बैक को आपके प्रोटेक्शन देता है, शोल्डर को, एल्बो को, वो कुछ भी नहीं था इंडिया में। ओके। वो सब जुगाड़ उगाड़ करके कुछ पैच लगा के इंडिया में किसी से टेलर से बनवा के वैसे चलाया हमने, वैसे स्टार्ट किया है। अच्छा। हाँ, अब जो है मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं और अब इंडिया में जितने इंटरनेशनल ब्रांड है रेसिंग के, वो सबके डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप आ गई इंडिया में, तो इजी अवेलेबल हो गया है। और मॉडिफिकेशन की बहुत सारी चीजें, पहले क्या होता था कि अब तो नेट पे बहुत कुछ है, आपने कुछ भी एक मॉडल डाला बाइक के बारे में बहुत कुछ मिल जाता है। हमारे दौर में वो नहीं था, हमारे दौर में होता था कि हाँ वो फला आदमी है जो इंजन के लिए इंजन मॉडिफाइड करते हैं रेसिंग के लिए, उनके पास जाके बैठो, वो कुछ होता था, कुछ बताते थे, कुछ नहीं बताते थे। तो खुद से R&D करके सीख के कुछ इंजन खोला, फिर उसमें कुछ चीज़ मॉडिफिकेशन की, कुछ काट दिया, फिर थोड़ा काटा, फिर पावर, मतलब ऐसे मॉडिफिकेशन करके हमने खुद से R&D कर करके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब ये है कि बहुत सारा नेट के ऊपर बहुत नॉलेज है, कौन सा एक्सपर्ट है। अब तो लोग क्या करते हैं कि इंजन भी यहाँ से जो है वो, अगर उन्होंने रेसिंग के लिए इंजन बनाना है तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपना कंप्लीट इंजन उठा के सीधा बाहर भेज देते हैं, यूएसए वैसे, वहाँ से वो पूरा इंजन मॉडिफिकेशन करके कि आपको रोड रेसिंग पे चलाने कंपटीशन के लिए चाहिए या ऑफ रोड के लिए चाहिए या रैली के लिए चाहिए, सबकी ट्यूनिंग, सबका मॉडिफिकेशन अलग होता है, तो वो इंजन वहाँ से बना के भेज देते हैं वो लोग। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, जी। वहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की टेक्नोलॉजी। सम्मान की बात करें तो यहाँ ज़्यादा सम्मान है रेसर्स को या वहाँ बाहर ज़्यादा सम्मान है? सम्मान वहाँ बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ ज़्यादा है और वो कमाते भी बहुत अच्छा है वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला आपको? हाँ हाँ, वहाँ पे भी है। किस तरह का है वहाँ है, पर? वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये है कि इंडिया में जो लोग, जैसे मैं एज ए मैकेनिक काम कर रहा हूँ बहुत टाइम से, हम जो पूरी एक काम में फ़र्क है, मतलब कि जो हम पूरे महीने में कमाएंगे वो एक दिन में कमा लेते हैं उतना, तो बहुत फ़र्क है उसमें तो। रेहान, आपकी प्रोफाइल में कुछ बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। तो उनमें से एक है कि आपने अफ्रीका में जाकर वहाँ की आर्मी और वहाँ की पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जी तो आप इंडिया के पहले ऐसे बाइक इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग दी है। तो जी, कैसे पहुँचे वहाँ तक? बस ये किस्मत समझ लीजिए कि जितनी मेहनत मैंने की है वो कैश करने का टाइम था वो वाला। तो ये क्या हुआ कि वो जिबूती, ईस्ट अफ्रीका में एक मुल्क है जिबूती, अच्छा। हाँ, इथियोपिया के साथ में है वो। हुँ, तो वो हमारी गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे थे कि हम, उन्होंने कुछ ऐसा करना है जैसे हमारे यहाँ नेशनल डे पे परेड होती है कि एरोबेटिक्स बोलते हैं उसको, बाइक्स पे 10-15 लोग चढ़ जाते हैं और कुछ बाइक्स घूम रही हैं ऐसे करके। उनके दिमाग में था वो, वहाँ का जो मेन जो उनका कर्नल था, वो इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया। यहाँ एम्बेसी में उन्होंने अपनी एम्बेसी में बात की, किसी ने रेफरेंस मेरा दिया उनको कि भाई एक लड़का है जो रेसिंग वेसिंग करता है और वो सिखाता भी है। तो एम्बेसी वालों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैं एम्बेसी गया, उनसे मिल के आया। उन्होंने बोला कि आप 1-2 दिन की विजिट पे जाओ जिबूती और कर्नल को क्या चाहिए वो पूछ के आओ। तो मैं गया वहाँ 2 दिन के लिए और ये बड़ी उसकी बात थी क्योंकि देखो, मुल्क से बाहर जाना, एक छोटा सा टेक्नीशियन हूँ मैं, राइडर बोल सकते हैं आप, एक छोटा सा राइडर हूँ इंडिया का, उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, अच्छा। ठीक है, तो वो हौसला ऊपर वाले ने दिया इतना कि मैं खुद यहाँ से, उन्होंने मुझे टिकट दिया, पासपोर्ट लिया, स्टैम्प दी उन्होंने वीज़ा दी और मैं गया वहाँ पे। डायरेक्ट जाके वहाँ कर्नल से मिला, उनको समझाया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमें कुछ करना है और वो काम मुझे मिला। शुरू के जो पहला साल था हमारा, उसमें मैं 3 महीना वहाँ रुका। 3 महीने में हमने वहाँ पे, उन्होंने हमें, उनके पास बड़ी बाइक से BMW की,
अच्छा, जिसकी 35 लाख रुपए के आस 32 से 35 लाख रुपए कीमत है बाइक की। वहाँ की आर्मी के पास? वहाँ की अब पुलिस के पास, मतलब वो ट्रैफिक पुलिस और जैसे हमारे यहाँ एसपीजी है, वैसे वहाँ पे उनकी स्पेशल फोर्स है एक। वो उनके वो मेन कर्नल वही है उनके, जो जैसे स्कॉट करते हैं वो वीआईपीज़ को। तो उनके पास वो वाली मोटरसाइकिल थी, तो उन्होंने बोला हमने ये मोटरसाइकिल पे नहीं करना है, कुछ दूसरी मोटरसाइकिल। तो वहाँ पे मैंने देखा तो हमें इंडिया की अपाचे दिखाई दी मुझे उस मार्केट में। जब 10-15 शोरूम घूमे हमें, तो वो अपाचे हमें दिखाई नहीं। उन्होंने बोला कुछ चुनिंदा लोग थे वो जो लेके आए थे यहाँ पे, वो 4-5 बाइक्स हैं यहाँ पे। तो फिर वो एक हमें मॉडल दिखा दिया, सेम अपाचे जैसा कॉपी थी उसकी चाइनीज़। वो 20 बाइकें उन्होंने ली। उन बाइक्स पे मैंने फ्रेम डिज़ाइन किए। तो 3 महीने में हमें उनको ट्रेनिंग दी। उसमें से पहले बैच में हमने 140 से 145 लोग थे, हुँ, जिनको मैंने सेलेक्ट किया। कुछ राइडर बनाए वहाँ पे, ऑफ रोड पे ट्रेनिंग दी, फिर ऑन रोड दी। जिसका बैलेंस अच्छा था उसको राइडर बनाया, और जो कुछ उनमें जो नए बच्चे थे जो एकेडमी में उनके हल्के वेट वाले, उनको फिर हमने बाइक्स पे पिरामिड पे ऊपर बिठाया। तो पहले ईयर के अंदर हमने वो बहुत सक्सेस हुआ। उसके बाद में जो नेक्स्ट ईयर हम गए तो हमने उनको बोला हमको टाइम ज़्यादा चाहिए, तो 6 महीने का उन्होंने टाइम दिया नेक्स्ट ईयर में। उसमें फिर उन्होंने बड़ी वाली जो बाइक्स थी उनकी महंगी वाली हुँ, BMW, वो हमारे सारी दे दी उन्होंने। बोला आपने इनको रिपेयर भी करना है और इसी बाइक पे फ्रेम बनाना है पूरा। अच्छा, तो उन बाइक्स पे फिर फ्रेम बनाया। फिर एक डिज़ाइन ऐसा बनाया हमने, जो 2 डिज़ाइन है वो, जिसमें 4 लोग एक साथ घूमते हैं। एक बाइक के आगे घूमता है, 2 बाइकों के साथ में घूमते हैं, और एक बाइक के ऊपर घूमता है, वो ऑटोमेटिक है। वो वर्ल्ड का पहला फ्रेम था कमाल है। वो। और जब मैं BMW इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर अकेडमी है, उसमें जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको एक तरह से इनवाइट करती है BMW। स्पेन गया था मैं, तो मैंने वो BMW जो वहाँ हेड थे उनको दिखाया। मैंने कहा आपकी बाइक है BMW की, ये K1200 RS, और इस पे मैंने ये फ्रेम बनाया है। तो वो भी देख के ना बड़ा हैरान रह गया कि कमाल है ये कैसे बनाया आपने। तो आपके नाम पे कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं? हाँ, मेरा 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे नाम पे, जो बहुत सारी बुक्स के अंदर जो है वो है। हाँ, हाँ, किस और तरह के रिकॉर्ड्स हैं? यही है जो फ्रेम हमने डिज़ाइन किया था कि वर्ल्ड का पहला फ्रेम है जो ऑटोमेटिक है, और जिसमें 4 लोग एक साथ घूमते हैं। एक है जो जिसमें 3 लोग एक साथ घूमते हैं। नेशनल लेवल पे कोई रिकॉर्ड है आपके नाम? ये भी नेशनल में भी है। ये यहाँ पे जो इंडिया में है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पे है, नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में है ये वाला। हुँ, और एक कीनिया का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसके अंदर भी इंटरनेशनल, उसके अंदर भी है। ओके। एक थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना जी, चाहती हूँ। आजकल E20 पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं जी, और बहुत लोग कह रहे हैं कि ये इंजन के लिए सही नहीं है। आप एक राइडर तो हैं ही, साथ में आप मैकेनिक भी हैं। जी। तो क्या वाक़ई में ये जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल के अंदर, ये खतरनाक है बाइकों ये के लिए? खतरनाक है। अच्छा, खतरनाक है। ये एक तो बहुत सारी, मैं जो अभी क्या है कि मैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ एज़ ए टेक्नीशियन और एज़ ए स्वीप राइडर जा रहा हूँ। जितने एडवेंचर एक्सपीडिशन होते हैं, तो हम लोग नेपाल, भूटान ऐसे घूमते रहते हैं सब लोग। तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो पूरी बाइक्स मेरे को देखनी होती है शाम को। अगर राइडर को दिन में गिरा है तो शाम को मैं उनको एक चेक करता हूँ। तो बाइक में स्टार्टिंग ट्रबल आ रही है, कुछ बाइक्स में फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, कुछ बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्टर चोक हो जाते हैं इसकी वजह से। और एक जब प्लग हम खोलते हैं तो उसपे एक मॉइस्चर दिखाई देता है। अच्छा, मॉइस्चर का मतलब है कि वो पानी दिखाई देता है। तो पानी आ रहा है वो इथेनॉल की वजह से आ रहा है। अच्छा। तो एक मार्केट में बोल रहे हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आके उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं लोगों ने। अब वो पता नहीं किसके प्रेशर में उन्होंने आके बोला है कि हाँ जी नहीं, कुछ नहीं है, ठीक चल रहा है। लेकिन ठीक नहीं है वो। माइलेज एक ड्रॉप हो रहा है कि अच्छा, जहाँ पे माइलेज आपका जो बाइक है वो 40 का माइलेज अगर दे रही है, तो वो ड्रॉप होकर सीधा 32 पे आ जाता है। तो अगर 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर एक बाइक में माइलेज कम हो रहा है, तो फिर तो वो पेट्रोल का अगर आप कंपेयर करेंगे हम रेट, तो कहाँ पहुँच जाएगा उसका रेट पेट्रोल का। तो अगर आप E20 जो ईंधन है, वो अगर बाइक्स वगैरह में डाल के जा रहे हैं, तो किस तरह की सेफ्टी हमें रखनी मैं है? जो यूज़ कर रहा हूँ वो, मैं कभी इथेनॉल वाला जब भी कंपटीशन में जाता हूँ, तो उसके अलावा जो जैसे ये जो दे रहे हैं ये 92 ऑक्टेन होता है, ये बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं मतलब जो पेट्रोल मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो 95 ऑक्टेन यूज़ करता हूँ। 90 पेट्रोल पंप पे मिलता है वो। 90 अच्छा, आपके पास होता है कि आप कौन-सा नहीं, लें? ये हाँ, चॉइस है आपके चॉइस पास? है जो, वो थोड़ा महँगा है इससे, ठीक है हुँ, ना? लेकिन ये है कि 95 में अभी E20 मिक्स नहीं किया इन लोगों ने। 95 और 97, तो वो यूज़ करेंगे तो आपको कम से कम ये इथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपकी बाइक सेफ रहती है उसमें। थोड़ा महँगा है वो। हुँ। अगर कोई E20 यूज़ कर रहा है, तो क्या क्या सोच के जाए राइड पे? नहीं, राइड पे चला जा सकते हैं, उसमें वो नहीं है। लेकिन ये है कि जहाँ पे आपको लगता है कि पेट्रोल पंप पे जाके आपने देखा, तो 95 का एक अलग से वो हुँ, मिल जाएगा आपको।
कि 95 है तो आप 95 यूज़ कर सकते हो, 95 डालो, वो ज़्यादा, इससे ज़्यादा बेस्ट है वो। E20 यूज नहीं E20 करना, यूज़ ना करें, ये खतरनाक बिल्कुल, है। बिल्कुल, बाइक्स के लिए खतरनाक है। आपने सेफ्टी की बात की, तो हेलमेट कितना जरूरी होता है? हेलमेट हर राइडर को पहनना चाहिए। हेलमेट मैं कहता हूँ कि बाइक को स्टार्ट करने से पहले हेलमेट लगाए आदमी। ये बच्चों के, हमारी जो साइड है, मैं देखता हूँ कि हम्म। हमारा जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, आए दिन मैं देखता रहता हूँ वहाँ पे कि 3-3 बच्चे जा रहे हैं वो एक्सीडेंट के अंदर, जो, और सबसे क्या होता है कि जो डेथ होती है वो सर में इंजरी होने से होती है। और अगर हेलमेट में रहेगा, एक्चुअली अगर मान लो बच्चा गिरता भी है तो मान लो हम्म। कुछ फ्रैक्चर वैक्चर थोड़ा बहुत होगा, बच जाएगा। हम्म। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है कि 2-2 3-3 लड़के पता लगा के बाइक पे जा रहे हैं, और बाइक ऐसा नहीं है किसी से टकराई है, स्लिप अगर भी हो गई तो हेड इंजरी हो रही है, हेड इंजरी से। तो इसलिए हर राइडर को मैं बोलता हूँ कि आपको बाइक को स्टैंड से उतारने से पहले, सेल्फ मारने से पहले आपका हेलमेट लगाओ, उसका प्रॉपर लॉक लगाओ, उसके बाद चलो। एक अच्छे हेलमेट की पहचान क्या है? अच्छे हेलमेट की पहचान सबको मालूम है, हर आदमी सर्च कर सकता है कि हम्म। आईएसआई हो, हम्म। या आजकल इंटरनेशनल जो जितने स्टैंडर्ड के हेलमेट है, सेनिल है और हम्म। आपका आईएसओ है, वो हम्म। मिलने लगा है इंडिया के अंदर। तो एक कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 4-5 हज़ार का हेलमेट ले आदमी, हम्म। तो आपकी सेफ्टी, अगर आप गिरते हो तो आपको सेव कर लेगा वो। रेहान, आपसे इतनी सारी बातें हमने की, अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। तो रेहान, जाने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग भी इस वक्त अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर उनका इरादा है बाइक राइडिंग में जाने का, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, जो भी, ये तो देखो, ये शौक है। हम्म। अगर कोई भी आदमी चाहता है कि मैं इवेंट में पार्टिसिपेट करूं, तो हम्म। उसके लिए क्या है कि बहुत सारे स्टेट के अंदर ना एकेडमी है, ऑफ रोड एकेडमीज हैं। ठीक है। वहां पे आके आप पहले आओ, एकेडमी में 2-3 क्लास को अटेंड करो। हम्म। उसके बाद आपको 2-3 क्लास के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए है कि नहीं है। और जो हम्म। लोग शौकीन हैं, आप आओ, प्रैक्टिस करो, 2-3 बार लेवल 1 की ट्रेनिंग करो। उसके बाद कोई इवेंट आता है, छोटे छोटे इवेंट में पार्टिसिपेट करो। और जो जिसने राइडर बनना है वो कहीं ना कहीं से अपना एंट्री गेट ढूंढ ही लेता है वो। हम्म। नजीबाबाद से लेकर स्पेन तक की आपने यात्राएं की है, वहां जी, तक आपने कामयाबी के झंडे फहरा दिए हैं। हमें बहुत नाज है आप पर, और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए, थैंक वक्त यू मैम। निकाला और इतनी सारी बातें आपने बताई। उम्मीद करती हूँ कि एक बार फिर से आपसे बात करने का मौका जरूर बिल्कुल, मिलेगा। जरूर जरूर मैम, बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू।